नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा ये। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही बेहतरीन जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। उनसे संबंधित मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, वो कहाँ से हुआ था? चार विकल्प हैं, चारों विकल्पों में सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसके पीछे देखिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। शुरुआत में इनका जो चुनाव है ना, इनका जो निर्वाचन है संविधान सभा में, वो उस क्षेत्र से हुआ था जो आज पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश में है, जो आज बांग्लादेश में है। संविधान सभा का जो प्रारंभिक जो चुनाव हुए थे, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है, जो आज का बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, वहां से हुआ था। लेकिन जब विभाजन हो गया तो वो क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया। जानते हैं ना कि जो बांग्लादेश है आज का, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जो आज का पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। ये तो 1971 के बाद बांग्लादेश बना है ना। तो विभाजन हुआ तो ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो इनकी सीट समाप्त हो गई, संविधान सभा से इनकी सीट समाप्त हो गई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, संविधान सभा का सदस्य इनका रहना जरूरी है। तो इसी कारण से इनका दोबारा उपचुनाव करवाए गए। इनके लिए दोबारा जो उपचुनाव हुए, वहाँ से फिर ये बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जो संसदीय क्षेत्र था वहाँ से जीत कर आए। ठीक है। इसके लिए एक नाम याद कर लीजिए, जयकर। जयकर ने उस पूना संसदीय क्षेत्र की सीट को छोड़ा था, उसके बाद ये निर्वाचित होकर आए। ठीक है, याद कर लीजिए। और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन किस प्रकार का हुआ था, अगर याद हो आपको, इंडियन पॉलिटी पढ़ा दिया। उनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हुआ था। ठीक है। जो उस समय 11 प्रांत थे, अंग्रेजों के टाइम पर 11 जो प्रांत थे, वहाँ की जो प्रांतीय विधान परिषद थी ना, उनके सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचन हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? चारों विकल्पों में सही जवाब बताना बहुत आसान है, ये तो आप तुरंत बता देंगे। अर्थात पहली बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके जो अस्थाई अध्यक्ष, स्टार्टिंग में कोई अध्यक्ष था नहीं, तो पहली बैठक में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इस बैठक में जो मुस्लिम लीग थी, इसने उन्हें पूरी तरीके से बहिष्कार किया। और इसमें जो आपके राजा रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, वो भी कन्फ्यूज़न में थी, तो वो भी नहीं शामिल हो पाई। तो लगभग लगभग 207 लोग जो है वो शामिल हो पाए थे। तो उसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? चारों विकल्पों में सही जवाब बताइए। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन हुआ था, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली समझ पा रहे कि नहीं? जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव बताइए कैसे होता है। आम जनता तो वोट करती नहीं है, हमारे द्वारा जो चुने गए विधायक होते हैं वही चुनते हैं ना हमारे लिए राज्यसभा के सदस्यों को। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता तो हिस्सा लेती नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार 11 प्रांत थे उस समय, 11 प्रांत की जो विधान परिषद थी, उस विधान परिषद या कहा जाए जो विधानसभा थी, उस विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये चुने गए थे। ये वोटर थे, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य ये वोटर थे। ये मत सोच लीजिएगा कि
प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को ही चुना गया? नहीं, ये वोटर थे, ये वोट करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? चारों विकल्पों में सही जवाब बता दीजिए। तो एक व्यक्ति तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सरदार पटेल हैं, और दूसरे बता दीजिए कौन है। तो याद रखिए वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन। जब भारत आजाद हुआ था तो भारतीय क्षेत्र में कुल 562 देशी रियासतें थीं। 559 देशी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन के कारण ये शामिल तो हो गई, लेकिन 3 देशी रियासतों ने बिल्कुल मना कर दिया। हैदराबाद देशी रियासत, जूनागढ़ देशी रियासत और जम्मू कश्मीर देशी रियासत। हैदराबाद को तो पुलिस बल से हमने अपने में मिला लिया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि आप भारत में रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। तो 99% लोगों ने भारत के लिए वोट किया, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया। जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के द्वारा जो है भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे वो हरि सिंह थे, हिंदू राजा थे, जबकि वहाँ की जो पॉपुलेशन मेजोरिटी में मुस्लिम थी, और पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने जब आक्रमण कर दिया तो राजा हरि सिंह भारत की शरण में आए और हमसे मदद मांगी, तो हमने उनकी मदद की, लेकिन पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। जहाँ तक क्षेत्र पाकिस्तान ने जीत लिया था वो क्षेत्र पीओके कहलाता है, पोक कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम वो है जिसके तहत केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हो गई। संविधान जब आपको पढ़ाया था तो जो पहला चैप्टर था संविधान का, संवैधानिक इतिहास, उसमें ये सारी कहानी आपको बताई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति मिल गई। हालांकि वोट करने का अधिकार अभी भी नहीं था। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? चारों विकल्पों में से सही जवाब बताइए कि कौन सा विस्फोटक नहीं है चारों में से। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन या क्लोरोफॉर्म या आरडीएक्स? इसका जो राइट आंसर हो जाए ना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोशी के लिए किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है। जब किसी का ऑपरेशन, जैसे रोगी का ऑपरेशन किया जा रहा है, तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण कौन सा है? चारों विकल्पों में से सही जवाब बताना है। जो ट्यूबलाइट होती है उसमें निम्न दाब पर कौन सा गैसीय मिश्रण भरा जाता है? इसका जो राइट आंसर है नियॉन और पारे की वाष्प। नियॉन और पारे की वाष्प। ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, ये आप जानते हैं, जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जन के लिए किया जाता है। और ट्यूब के अंदर ऑर्गन, जिनॉन, नियॉन अथवा क्रिप्टॉन आदि अक्रिय गैसों को पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। और ट्यूब की भीतरी सतह पर फास्फोरस पाउडर का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परावर्तित कर देता है, जिससे ट्यूबलाइट आंखों के लिए सुरक्षित होती है और अधिक मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? ये 4 हैलोजन आपके सामने हैं। कौन सा हैलोजन सबसे अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो इसका सही जवाब है फ्लोरीन। ठीक है, हैलोजन समूह में टोटल 6 तत्व हैं, आपको मालूम होना चाहिए। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टीन है और कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व टेनेसीन है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कौन कौन से राज्य वो हैं जिनका
जो है सरदार सरोवर परियोजना से जिन्हें लाभ मिलता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। और सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात को होता है। उसके बाद बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा लाभ मध्य प्रदेश को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? चारों विकल्पों में सही जवाब बताना। जो पोंग बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? तो व्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जो पोंग बांध है वो व्यास नदी पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में व्यास नदी पर यह बनाया गया है। इस बांध द्वारा जो जलाशय निर्मित हुआ है, जो इस बांध के द्वारा जो पानी जो इकट्ठा है, जो ये जलाशय है, उसको व्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस बांध द्वारा निर्मित झील महाराणा प्रताप सागर एक पक्षी अभयारण्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चारों विकल्पों में से वो राज्य कौन है जहां पर कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा राज्य जो इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ओडिशा है, जबकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इलायची का उत्पादन होता है। ठीक है, छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु। जबकि बड़ी इलायची का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? चारों विकल्पों में सही जवाब बताना है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से। तिलहन के उत्पादन से। और इसकी शुरुआत जो है ना वो मुख्य रूप से वर्ष 1986 में मानी जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल्डन क्रांति का संबंध फलों शहद के उत्पादन से है। फलों और शहद के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत में किसने हराया था? चारों विकल्पों में सही जवाब बता दीजिए। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत में किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर भीम द्वितीय, जिसे मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। मूल राज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आबू पर्वत के निकट हराया था मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय ने। ठीक है, ये गौरी की भारत में पहली पराजय थी। आपको मालूम होना चाहिए कि मूल राजदूत के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। ये मूल राजदूत आप और जो भीम द्वितीय या इन्हें भीम द्वितीय भी कहा जाता है, ये कहाँ पर पढ़ेंगे? सोलंकी वंश जब आप पढ़ेंगे ना, सोलंकी वंश जिन्हें गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है, तो वो आप पढ़ेंगे तो उसमें इनका जिक्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत रंगणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन था? अब देखिए कल्हण जो थे ना, इनकी एक रचना है रजत रंगणी। रजत रंगनी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इनके समय में शासक कौन था चारों विकल्पों में से? तो राइट आंसर है जयसिंह। जयसिंह के दरबार में रहते थे ये। ठीक है, कल्हण जो है, ये जो कल्हण की एक रचना है रजत रंगनी, ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है ये। और ये कश्मीर के एक शासक थे जयसिंह, इन्हीं के दरबार में रहते थे। कल्हण जो थे ना वो कश्मीर के एक शासक जयसिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।